हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग पिछले वीडियोस में जो आपका सब्जेक्ट साइंस हो जाता है उसके पवन सीरीज के जितने भी बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस थे उनकी सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। आप उन सीरीज को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर भी देख सकते हैं, प्लस आप नॉर्मली नायरा स्टडी हब पर सर्च करके भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे ये जो नोटिफिकेशन आती है वो आप तक पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो पवन सीरीज हो जाती है उसके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की यानी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को अगले वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है, चुंबक के कोई दो उपयोग लिखिए। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर हो जाता है, लोहे के कारखाने में बड़े बड़े लोहे के टुकड़ों को उठाने के लिए चुंबक युक्त क्रेनों का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड नंबर पर हो जाता है, विद्युत मोटर में इनका उपयोग विद्युत यंत्रों जैसे पंखा, कपड़ा धोने वाली मशीन आदि में किया जाता है। तो ये इसके उपयोग हो जाते हैं। क्वेश्चन आपका सेकेंड हो जाता है, आकाशीय बिजली गिरने पर पहले चमक दिखाई देती है फिर गरज सुनाई देती है, क्यों? ऐसा क्यों है आखिर? तो समझ लेते हैं इसको। क्योंकि देखिए, बिजली की चमक की गति ज्यादा होती है और गरज की गति कम होती है, इसलिए पहले चमक दिखाई देती है फिर गरज सुनाई देती है। जैसे आकाश में रॉकेट छोड़ने पर पहले रॉकेट दिखाई देता है फिर उसकी आवाज सुनाई देती है। तो यही कारण है। कौन सा कारण हो गया कि पहले जो चमक होती है वो दिखाई देती है, क्योंकि उसकी गति क्या होती है? तो उसकी गति तेज होती है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के किन्हीं अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। अवशेषी अंग किन्हें कहते हैं? जब हम अवशेषी अंग समझेंगे तभी हम वो कौन से अंग होते हैं तब हम जान पाएंगे। तो अवशेषी अंग देखिए, जो जीव जंतु होते हैं, प्राणी होते हैं, उनके शरीर में कुछ इस तरह से अंग होते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता, यानी जिनका कोई कार्य होता ही नहीं है, मगर उनकी उत्पत्ति क्या होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी होती चली आ रही है। जैसे कार्य तो नहीं है लेकिन शरीर में उनकी उत्पत्ति है। जो इस प्रकार के अंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे देखिए, हो जाता है पूंछ हो जाती है, और निमेशक पटल हो जाता है, कड़ पल्लव की पेशियां हो जाती है, अपेंडिक्स अक्ल दाढ़ हो जाती है ना। तो ये क्या है? ये मनुष्य के अवशेषी अंग हो जाते हैं। उसके बाद खाद्य जाल को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, खाद्य जाल को समझाइए। तो किसी भी परितंत्र में विद्यमान खाद्य श्रृंखलाओं की परस्पर अंतःक्रिया से जो जटिल जाल बनता है या खाद्य जाल होता है। जैसे देखिए, समझ लेते हैं जाल से। सबसे पहले क्या होता है? उत्पादक होता है ना। जैसे घास फूस, पेड़ पौधे, ये क्या हो जाते हैं? ये उत्पादक हो जाते हैं, है ना। ये क्या हो जाते हैं? तो ये उत्पादक हो जाते हैं। इनको कौन खाता है? तो इनको जैसे टिड्डा हो जाता है, खरगोश हो जाते हैं, बकरी हो जाती है, गाय हो जाती है, ये सब खाते हैं। और उसके बाद इनको कौन खाता है? गिरगिट हो जाती है, छिपकली हो जाती हैं, और भी जानवर इनको खाते हैं। उसके बाद देखिए, जो और बड़े जानवर हो जाते हैं उन बड़े जानवरों को कौन खाता है? तो बाज हो जाता है, शेर हो जाता है। और देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो शेर या बाघ जिस खाया, उसके बाद क्या होता है, जो शेष कुछ चीजें बच जाती हैं, बच भी जाती हैं। और ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर दुर्घटना हो गई और वो डेथ बॉडी पड़ी हुई है, तो उसको देखिए वो लावारसी में पड़ी हुई है, जैसे मान लीजिए ट्रेन की पटरी के पास या कहीं पर भी, तो उसको कौन खाते हैं? उसको गिद्ध खाते हैं। और चींटियां देखिए, बहुत सारी चींटियां आ जाती हैं और वो उनको खत्म कर देती हैं। तो इस तरह गिद्ध को क्या कहते हैं? गिद्ध को कहते हैं सफाई कर्मी भी कहते हैं। अगर गिद्ध ना हो तो जो पर्यावरण है वो प्रदूषण हो जाएगा, क्योंकि चीजें सड़ेंगी, फिर उसमें जो है बदबू आएगी, तो ऐसे क्या होगा? गंदगी फैलेगी। लेकिन एक जो ये खाद्य जाल हो जाता है ना, तो ये
खाद्य जाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर इसमें से कोई एक चीज भी हटती है तो इसका मतलब आपका खाद्य जाल जो हो जाता है उसमें गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर घास नहीं है तो टिड्डा क्या खाएगा, और अगर टिड्डा नहीं है तो गिरगिट या छिपकली क्या खाएगी, और अगर ये नहीं है तो बाज क्या खाएगा। तो यानी कि जो खाद्य जाल है वो बहुत ही जरूरी, क्योंकि एक दूसरे पर सभी निर्भर हैं। क्योंकि घास क्या है, उत्पादक है, टिड्डा क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, गिरगिट क्या है, द्वितीय उपभोक्ता हो जाता है, और बाज क्या है तो तृतीय उपभोक्ता हो जाता है। और इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि तृतीय उपभोक्ता कौन है, तो इसमें 4 नाम दिए होंगे, तो उसमें एक बाज दे दिए होंगे और 3 और दे दिए होंगे। आपको पता है तृतीय उपभोक्ता कौन होता है, तो जैसे बाज है तो आपने बाज पे टिक कर दिया। या उत्पादक कौन है, तो उत्पादक देखिए घास फूस पेड़ पौधे ये क्या है, ये उत्पादक है, क्योंकि ये सूर्य की रोशनी से, ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। लेकिन जो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता हो जाते हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और मनुष्य भी देखिए निर्भर होता है, देखिए पौधों पर भी निर्भर होता है और पशु पक्षियों पर भी निर्भर होता है, क्योंकि मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है। वो तो कहते नहीं चींटी से लगा के हाथी तक सभी को खाता है। तो जैसे मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ जो खाता है, क्योंकि कहीं कहीं पे तो देखिए चींटी भी खाई जाती है, कहीं कहीं पे सांप भी खाए जाते हैं, तो हर चीज खाई जाती है, यानी मनुष्य हर चीज को खा लेता है, वो सर्वाहारी होता है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाता है, खाद्य जाल को देखिए आप समझ लीजिए, सबसे पहले घास हो जाता है, फिर टिड्डा हो जाता है, फिर गिरगिट या छिपकली हो जाती है, फिर बाज हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, किसी बालक के सिरों का विभवांतर 8 वोल्ट है तथा उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो विभवांतर V इज इक्वल टू IR, उसके बाद हो जाता है 8 इज इक्वल टू 2 इंटू R, 8/2 इज इक्वल टू R इक्वल टू 4, और ये आपका प्रतिरोध हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन है, धातु क्रम किसे कहते हैं, धातु क्रम से विभिन्न चरणों के नाम लिखिए, यानी धातु क्रम के विभिन्न चरणों के नाम लिखिए। अयस्क से अशुद्धि को दूर करके धातु को निकालने तथा शुद्ध करने का प्रक्रम धातु क्रम कहलाता है, जैसे सांद्रण, निस्तापन, भर्जन, परगलन, धातु का शोधन, ये हो जाता है। क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों लैंथेनाइट्स के परमाणु क्रमांक लिखिए। आवर्त सारणी में इन्हें कहा गया है, तो परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक तत्वों का दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। इन्हें मुख्य तत्व सारणी में बाहर नीचे रखा गया है। क्वेश्चन आपका हो जाता है, एड्स विषाणु के शरीर में संक्रमण होने से किस प्रकार की कोशिकाओं की कमी हो जाती है। तो इसमें आंसर को समझ लेते हैं। एड्स विषाणु यानी HIV के कारण शरीर को बाहरी संक्रमणों से बचाने वाली कोशिकाओं लिम्फोसाइट्स T4 कोशिकाओं की कमी हो जाती है। अगर इस पे देखिए थोड़ी सी बात की जाए तो जो HIV है, तो HIV का पता 1981 ईस्वी में चल गया था। किसका, तो जो HIV एड्स है इसका पता 1981 में चल गया था। लेकिन भारत में इसका पहला मामला कब आया था, तो जो पहला मामला हो जाता है वो 1986 ईस्वी में आया था। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, सर्वाहारी जंतु किन्हें कहते हैं। तो सर्वाहारी जंतु जो सब चीजें खा लेते हैं, है ना, जैसे मांस मच्छी भी खा लेते हैं, साग सब्जी भी खा लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मनुष्य हो जाता है। मनुष्य क्या करता है, साग सब्जी भी खाता है ना, और मांस मच्छी भी खाता है। वही चीज कि वो चींटी से लगा के हाथी तक सभी को खा जाता है ना। तो यहाँ पे ये हो जाता है। और मैं एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं सभी के लिए वो चीज नहीं बोली हूँ। कुछ लोग क्या होते हैं, प्योर शाकाहारी होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सर्वाहारी ही होते हैं। ठीक है ना। और जो नहीं खाते हैं वो अपने पे बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि यहाँ पे मेरा सिर्फ मोटिव ये है,
आपको पढ़ाने का। और कौन क्या चीज है, जैसे पेड़ पौधे आपके उत्पादक हैं, तो वो किसी की हेल्प, वो सिर्फ सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, वो किसी पर भी निर्भर नहीं रहते हैं। और आपका प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसी तरह जो मनुष्य है वो पेड़ पौधों और पशु पक्षियों पर निर्भर होता है, यानी वो सर्वाहारी है। ठीक है ना। उसके बाद इसमें देख लेते हैं सर्वाहारी जंतु किन्हें कहते हैं। अब इसको समझ लेते हैं। जो मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। आप एग्जाम्पल में मनुष्य लिख सकते हैं। ठीक है ना। और जैसे आप जब भी क्वेश्चन करें तो अगर आप एग्जाम्पल देके लिखेंगे, हेडिंग्स डाल के लिखेंगे, तो उसमें नंबर आपको बहुत अच्छे प्रोवाइड होते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त जमने में फाइब्रिनोजन की क्या भूमिका है, लिखिए। तो प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाती है, जो रेशे की भांति होती है। अनेक फाइब्रिन के रेशे चोट क्षतिग्रस्त स्थान के ऊपर जाल के रूप में जम जाते हैं। इन रेशों में रक्त कणिकाएं आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी उलझ जाती है और क्षतिग्रस्त लाल थक्का जम जाता है और रक्त का बहना बंद हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये हो जाता है। अच्छा, ये बताएं कि जो ओ जो है आपका है, जो ग्रुप है वो क्या है। तो मैं ही आपको बता ही देती हूँ कि जो ओ है, ओ ग्रुप है, तो वो सार्वभौमिक दाता होता है। वो सभी को रक्त देता है और दे सकता है। और रक्त समूह ओ में कोई एंटीजन मौजूद नहीं होते हैं और इसमें ए और बी दोनों के एंटीबॉडी होते हैं। यानी कि देखिए ये ऋणात्मक संकेत RH कारक की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी जिसका O ग्रुप है तो भाई वो तो सभी लोगों की मदद कर सकता है, वो सभी को ब्लड दे सकता है। जैसे कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी को हो गई और अगर किसी का O ग्रुप है तो वो उसको दे सकता है, ब्लड दे सकता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। अयस्क के सांद्रण की क्यों आवश्यकता है, लिखिए। सांद्रण की सामान्य 2 विधियां क्या है, नाम लिखिए। तो इसमें हो जाता है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का प्राथमिक उपचार होता है। इसमें अशुद्धियों, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि को अलग किया जाता है। इसकी कुछ विधियां हैं, जैसे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फैन प्लवन विधि। तो इसमें देखिए फैन प्लवन विधि के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था, जो कि आपका बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस जब पढ़े थे तो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। तो आप लोग वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चंस पढ़ाती हूँ आप लोगों को, जैसे बहुविकल्पीय टाइप हो गए या अति लघु उत्तरीय टाइप हो गए, तो सभी मैं डिटेल में डिस्कस करती हूँ। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं विद्युत धारा की परिभाषा और मात्रक को स्पष्ट कीजिए। तो विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की माप चालक के प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा से की जाती है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, तो एम्पियर। आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि विद्युत धारा का जो मात्रक हो जाता है वो एम्पियर हो जाता है। क्वेश्चन है एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं। यह रोग HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस द्वारा होता है। इस रोग का विषाणु शरीर में रक्षक श्वेत रुधिर कणिकाओं एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। धीरे धीरे प्रभावित कोशिकाएं खत्म होती जाती हैं। रोगी अनेक बीमारियों से घिर जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये एड्स के विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग। यानी एड्स किस विषाणु द्वारा फैलता है, तो HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है ना। और अगर बात की जाए, देखिए 1984 के आसपास अमेरिका के रॉबर्ट गेलो ने HTLV-3 वायरल की खोज की थी और HIV का पता 1981 में ही चल गया था, लेकिन भारत में इसका पहला मामला 1986 में सामने आया था। क्वेश्चन है समजात अंग किन्हें कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। अब देखिए समजात अंगों की अगर बात की जाए कि समजात अंग किन्हें कहते हैं, तो समझ लेते हैं। देखिए समजात अंग वे होते हैं जो उत्पत्ति एवं संरचना में समान होते हैं,
लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, मनुष्य के हाथ, यहाँ पे हाथ हो जाता है, यहाँ पे साथ लिखा है, गलत है, यहाँ पे हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए। यानी क्या है कि समजात वे अंग हैं जो समान दिखाई तो देते हैं, है ना। देखिए समजात अंग वे हैं जो उत्पत्ति एवं संरचना में समान होते हैं, लेकिन जो इनका कार्य होता है वो अलग अलग होता है। तो आप लोग उदाहरण भी देख लीजिए कि चमगादड़ के जो पंख है वो उड़ने के लिए होते हैं और मनुष्य के जो हाथ है वो वस्तुओं को पकड़ने के लिए होते हैं। क्वेश्चन है, किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है, आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, I is equal to Q upon T, Q is equal to I into T। और देखिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। तो 60 इंटू 60 और ये आपका हो जाता है 3600 सेकंड हो जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए इज इक्वल टू हो जाता है 5 इंटू 3600 और इज इक्वल टू 18,000, यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ये तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इसको आप कन्वर्ट कर दें, उसके बाद आप गुणा कर दें और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं। प्राथमिक उपचार यानी कि जो सबसे पहला उपचार किया जाता है ना, कि आपातकाल में किसी के चोट लग गई, मान लीजिए कोई घर पे है और उसके अचानक से चोट लग जाती है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्राथमिक उपचार करते हैं। उसके बाद उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, है ना, क्योंकि मान लीजिए ब्लड निकलने लगा, बहुत जोरों से निकलने लगा, तो उसके रोकथाम के लिए कुछ तो आप उपचार करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो समझ लेते हैं, आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर के आने से पहले तक का जो प्राथमिक सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। देखिए वही चीज आ गई कि आप डॉक्टर के पास गए या डॉक्टर को आपने अपने घर ही पे बुलाया, ठीक है ना, लेकिन चोट लगने से डॉक्टर के आने तक का जो बीच का समय होता है उसमें आप जो उपचार करते हैं तो वो प्राथमिक उपचार कहलाता है। क्योंकि वही चीज की ब्लड निकलने लगा तो आप कुछ तो उपचार करेंगे ना, कि उसकी रोकथाम के लिए उस पर पट्टी बांधेंगे, कपड़े से उसको रोक देंगे, कुछ भी करेंगे, जैसे जो जिसको जितनी नॉलेज होती है उसके अकॉर्डिंग वो करता ज़रूर है और ब्लड को रोकने की कोशिश करता है। तो यही क्या हो जाता है, यही प्राथमिक उपचार हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, अयस्क किसे कहते हैं। तो अयस्क की बात कर लेते हैं, ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्करण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है, अयस्क ओआरई कहलाते हैं। क्वेश्चन है आपका, थैलीसीमिया रोग के क्या लक्षण हैं। तो इसमें चेहरा पीला और निस्तेज, सांस फूलना, पेट फूला फूला, भूख न लगना, खाने के प्रति अरुचि और खा लेने से उल्टियां हो जाना, निरंतर ज्वर का बना रहना या शरीर का ताप कम होना, हृदय की गति अधिक, सिर बड़ा और शरीर की आकृति छोटी, सिर के मध्य खड्डा सा दिखाई देना, सिर की हड्डियां मोटी, भौं के बीच में नाक का भाग चिपका हुआ होना, ये इस रोग के प्रमुख लक्षण हो जाते हैं। क्वेश्चन है आपका, एड्स के लक्षण बताइए। तो एड्स रोगी में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं, भूख न लगना, शरीर के वजन में कमी, ज्वर, त्वचा पर ददोरियां, थकावट, रोग से लड़ने की क्षमता में कमी आदि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को निमोनिया तथा त्वचा कैंसर अधिक होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भूख नहीं लगती है, शरीर का जो वजन है उसमें कमी आ जाती है और इसमें जो ज्वर है वो रहता है और थकावट जैसी महसूस होती है। तो ये जो है किसके लक्षण है, तो ये एड्स के लक्षण हो जाते हैं। और ये होता कैसे है, तो ये कई कारणों से होता है, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है। तो खनिज को समझ लेते हैं। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं, जैसे लोहा, अब्रक, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना, पत्थर आदि, ये क्या कहलाते हैं, तो ये खनिज कहलाते हैं। और अयस्क की बात की जाए
तो उन शैलों को अयस्क ORE कहते हैं जिसमें वे खनिज हों जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हों। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इसका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त किए जाते हैं। ये आपके अयस्क हो जाते हैं। और खनिज जैसे आपका लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना, ये सब खनिज में आ जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि पृथ्वी के सभी पौधे समाप्त कर दिए जाएं तो खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तरों के जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि किसी एक स्तर को नष्ट कर दिया जाए तो पूरी खाद्य श्रृंखला पर असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। देखिए, इसको इस तरह से समझ लेते हैं। ये आपका खाद्य जाल हो गया। खाद्य जाल में सबसे पहले देखिए सूर्य का प्रकाश हो गया। ठीक है ना। तो जो आपका सूर्य का प्रकाश है, इससे कौन भोजन बनाता है? तो इससे जो आपके पौधे हो जाते हैं, ठीक है ना, जो पौधे हो जाते हैं वो भोजन बनाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये उत्पादक कहलाते हैं। जो पौधे, हरे पौधे हैं, वो उत्पादक कहलाते हैं और ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब इनको कौन खाता है? इनको देखिए छोटे जैसे खरगोश हो जाते हैं, बकरी हो जाती है, गाय हो जाती है, ये सब इनको खाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे बकरी लिख देते हैं, बाकी खरगोश और गाय ये सब हो जाते हैं। उसके बाद इनको कौन खाता है? तो इनको देखिए बड़े जानवर खाते हैं, है ना। इनको जैसे शेर हो जाता है, ये सब खाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका हो जाता है कि सर्वाहारी भी होते हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि आपके क्या हो जाता है कि जो गिद्ध वगैरह हो जाते हैं वो हो जाते हैं। ठीक है। अगर इसमें से आपने किसी को भी, मतलब मान लीजिए कि आपका जो ये चक्र है, इसमें से किसी को भी कम कर दिया या कम हो गया, तो उसमें क्या होगा? जब कम कर दिया तो इसमें ये हो जाएगा कि जैसे पौधे नहीं है तो बकरी क्या खाएंगी, है ना। और अगर बकरी नहीं है तो जो बड़े जानवर इनको जो खाते हैं, भेड़िया हो जाता है, शेर हो जाता है, ये क्या खाएंगे? तो इस तरह से एक दूसरे पर सब निर्भर होते हैं। और जब निर्भर हैं तो एक दूसरे पर सभी को भोजन चाहिए होता है ना। जैसे मनुष्य को भी भोजन चाहिए होता है, और देखिए जो जानवर है, जीव जंतु हैं, उनको भी भोजन चाहिए होता है। लेकिन अगर एक भी चीज इसमें से खत्म हो जाए तो फिर ये जो आपका जाल है, यानी जो खाद्य जाल है, तो इस पे प्रभाव पड़ेगा और बुरा प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से इसको किसी को भी, कोई भी इसमें कम नहीं हो सकता। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है। और यहाँ पे प्रवाह रुक ही जाएगा, क्योंकि देखिए अगर गिद्ध ना हो तो आपकी पृथ्वी पर क्या होगा कि बहुत सारे जो मतलब मृतक शरीर है या जो गंदगी फैली हुई है, तो उसको कौन नष्ट करता है? तो उनको वो नष्ट करते हैं। और अगर बकरी ना हो तो पेड़ पौधे ना खाएं, अगर पेड़ पौधे ना हो तो बकरी किसको खाए? तो इस तरह से चीजें हो जाती हैं। उसके बाद देखिए विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर या मात्रा को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। अवशेषी अंग यानी वो अंग जो शरीर में है तो लेकिन उनका कार्य बहुत ही कम या नहीं है, तो उनको क्या कहते हैं? उनको अवशेषी अंग कहते हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते तो हैं, सभी में होते हैं, लेकिन इनका कार्य नहीं है। तो इसमें अपेंडिक्स हो जाता है, साइरस हो जाता है, पूंछ की हड्डी हो जाती है, कान की मांसपेशियां हो जाती हैं और नरों में निप्पल्स हो जाते हैं। तो इनका काम नहीं है, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं। खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? तो ये चीजें तो हम लोगों ने समझ लिए। खाद्य जाल जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है, जब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, तो एक जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। तो विद्युत के 2 सुचालक यानी सोना हो जाता है, चांदी हो जाता है, तांबा हो जाता है, एल्यूमिनियम हो जाता है। और विद्युत के 2 कुचालक यानी रबड़ हो जाती है, प्लास्टिक हो जाती है, लकड़ी हो जाती है, वो भी सूखी लकड़ी। ठीक है ना। तो आपके देखिए विद्युत के सुचालक, आप लोग ध्यान रखिएगा कि सुचालक कौन कौन से हैं। तो सुचालक आपके हो जाते हैं सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, और कुचालक रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, वो भी सूखी लकड़ी।
उसके बाद धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिछले हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों में छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की, यानी जो छतें हैं वो बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संरक्षण से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। क्वेश्चन है आपका, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो एक्स से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लिवर का एक गंभीर संक्रमण रोग है जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। दिष्ट धारा किसे कहते हैं? लिखिए। तो जिस धारा की दिशा और माप में परिवर्तन नहीं होता है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। क्या है दिष्ट धारा? तो जिस धारा की दिशा में माप में परिवर्तन नहीं होता है उसे कहते हैं दिष्ट धारा। सर्वाहारी जंतु किन्हें कहते हैं? तो जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य, यानी कि जो दोनों तरह का भोजन करते हैं, जो मांस मच्छी भी खाते हैं और साग सब्जी भी खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। जो सिर्फ मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर हो जाता है। और जो सिर्फ साग सब्जी खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे बकरी हो जाती, गाय हो जाती, खरगोश हो जाता है। ये सिर्फ क्या करते हैं? तो ये साग सब्जी खाते हैं, तो इन्हें शाकाहारी कहते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट किए देती हूँ कि शाकाहारी मतलब, देखिए शाकाहारी मतलब साग सब्जी खाने वाले, ठीक है ना। मांसाहारी मतलब मांस खाने वाले, ठीक है ना, मांस खाने वाले। और सर्वाहारी जो सभी कुछ खा लेते हैं, यानी कि साग सब्जी भी खा लेते हैं और मांस मच्छी भी खा लेते हैं, दोनों खा लेते हैं, तो उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। उसके बाद अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं? तो जिनका घनत्व उसकी अशुद्धियों से ज्यादा होता है उसको। एड्स का पूरा नाम लिखिए। तो एड्स का पूरा नाम हो जाता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ये आपका फुल फॉर्म हो जाता है एड्स का, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। मीनिंग से भी आप लोग इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो फर्स्ट नंबर पर हो जाता है ये समांतर बल रेखाएं, और सेकेंड नंबर पर हो जाता है ये हमेशा क्या करते हैं कि नॉर्थ से साउथ जाती हैं, यानी नॉर्थ मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है आपका 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य लिखिए। तो 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर किसको कहते हैं? तो 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहा जाता है। जैव विकास किसे कहते हैं? तो जैव विकास देख लीजिए, कालांतर में जीवों की रचना तथा काल प्रणाली में क्रमिक परिवर्तन द्वारा जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। अब यहाँ पे जैव विकास को समझ लेते हैं। क्या कह रहे हैं? कालांतर में जीवों की रचना तथा कार्य प्रणाली में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जीवों की उत्पत्ति को क्या कहते हैं? तो जैव विकास कहते हैं। तो पहले क्या था, देखिए हम लोग जिराफ के बारे में समझ लेते हैं। जिराफ देखिए पहले उसकी क्या थी? छोटी टांगे थी और गर्दन छोटी थी। फिर उसके बाद भूमि पर क्या हुआ कि खाने की कमी होने लगी। जब उसको खाने के लिए नहीं कुछ मिला, यानी उसको भोजन नहीं प्राप्त हुआ, अब पेड़ लगे थे, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, तो उसकी पत्तियां थी। अब वो सोच रहा कि मुझे भूमि पे कोई चीज नहीं मिल रही है, तो मुझे कहते हैं नहीं कि खाना तो चाहिए, यानी भोजन तो चाहिए, सभी को जिंदा रहने के लिए भोजन तो चाहिए। और अनुकूल के, यानी कि जिस पर्यावरण में, जिस वातावरण में अगर उसने अपने आप को कोई चीज है और वो ढाल लेती है तो क्या होता है? तो वो जिंदा रह सकता है, और अगर नहीं ढाल पाता है तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो
तो जिराफ ने यही किया कि उसने अपनी अगली टांगों को और गर्दन को उचका उचका के पत्तियों को प्राप्त करना चाहा, और एक दिन ऐसा भी हुआ कि पत्तियों को उसने प्राप्त कर लिया और उसको भोजन की जो वो तलाश कर रहा था उसे भोजन की प्राप्ति हो जाती है। और जब भोजन की प्राप्ति हो जाती है तो वो जिंदा रह लेता है ना, और अगर नहीं भोजन मिलता तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता। तो फिर क्या हुआ, जब पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपने एक क्लास अटेंड कर लिया तो क्या आपने परिवर्तन हो गया? नहीं हुआ परिवर्तन, क्योंकि आपने थोड़ा सा सीखा। लेकिन जब आप कंटिन्यू क्लास अटेंड करने के कंटिन्यू पढ़ेंगे या कोई भी आप वर्क करते हैं तो कंटिन्यू उसको करेंगे तो आप में परिवर्तन होगा। तो इसी तरह क्या हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी जब कई पीढ़ियां बीत गई तो फिर उसमें परिवर्तन देखा गया। क्या देखा गया कि गर्दन लंबी और पैर आगे के ऊंचे थे, क्योंकि वो उचक उचक के पेड़ों की जो पत्तियां थी उनको प्राप्त करता था। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाता है कि जीवों की जो उत्पत्ति है तो जैव विकास उसको कहते हैं। उसमें क्या होता है, क्रमिक परिवर्तन, क्रम से परिवर्तन होता है, मतलब होता है लेकिन एक दिन में नहीं होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ियों के बाद परिवर्तन होता है, दसियों पीढ़ी के बाद, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाता है। क्वेश्चन है, क्या जैव विकास का होना प्रमाणित है? तो जैव विकास की प्रमाणिकता के संदर्भ में दो वैज्ञानिकों लेमार्क तथा डार्विन का नाम बहुचर्चित है। वर्ष 1944 में फ्रांस वैज्ञानिक लेमार्क के विचारों को लेमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इनके बारे में, लेमार्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्होंने देखिए क्या किया था, लेमार्क ने, अभी हम लोगों ने जैसे एग्जाम्पल दिया जिराफ का, इन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया था प्लस सांप का। सांप में क्या था, जैसे लेमार्क के अनुसार देखिए टांगों का जो विलोप, अब सांप था उसके टांगे थी लेकिन वो झाड़ियों में, फिर झाड़ियों में चलता था, फिर बिल में घुसता था, तो उसे वो जब चलता गया चला तो उसको जब झाड़ियों में वो जाता था तो उसे पैरों की उसकी कोई आवश्यकता नहीं रही, है ना। बिल के अंदर रेंग कर चलने से, और बिलों के अंदर, यानी बिलों के अंदर भी तो, बिल के अंदर ही तो सांप रहते हैं, तो घुसने में टांगे बाधा उत्पन्न करती थी। क्या करती थी, तो जो टांगे थी उसकी, यानी जो ये सांप है वो जो है उसकी जो टांगे थी वो बाधा उत्पन्न करती थी। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे छोटी होती गई और लास्ट में क्या हुआ, ये जो टांगे हैं वो विलुप्त हो गई। क्या हो गई, तो विलुप्त हो गई। और इसी तरह से जिराफ का जो अभी हम लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं, जिराफ में क्या हुआ, उनकी गर्दन और आगे के जो पैर हैं वो लंबे हो गए। तो यही किसका हो जाता है, तो ये लेमार्क का सिद्धांत हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं प्राकृतिक चयनवाद क्या है। तो प्राकृतिक चयनवाद जीवों की संततियां वातावरण में उपलब्ध भोजन, आवास एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करती हैं। इस संघर्ष में वातावरणीय दशाओं के अनुसार उपयोगी जीव का चयन करती हैं। इसे ही प्राकृतिक चयनवाद कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर कोई चीज़ है, मान लीजिए कि सबसे पहले तो ये होता है कि सभी को भोजन की आवश्यकता होती है ना। भोजन, आवास एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए वो संघर्ष करते हैं। मान लीजिए मनुष्य ही है तो वो कितना संघर्ष करता है, ऐसा तो नहीं उसे बिना संघर्ष के कोई चीज़ मिल जाती है ना। और जीवन क्या है, वो संघर्षों से भरा हुआ है। और जब संघर्ष करता है, जो संघर्ष करने में सक्षम होता है, जो संघर्ष कर लेता है, उसमें कैपेसिटी होती है, तो वो जीवन को जीता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, हार मान जाते हैं, यानी कि मैं हताश हो गई या हताश हो गया, मुझे अब कुछ नहीं मिलेगा, मैं संघर्ष करते करते हार गई, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, मुझे प्राप्ति नहीं हो रहा, मेरी किस्मत ही नहीं ठीक है। इस तरह से आपने लोगों की बातें सुनी होंगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, सभी को संघर्ष करना पड़ता है, किसी को कुछ संघर्ष करना पड़ता है, किसी को कुछ संघर्ष करना पड़ता है, और जो वातावरण होता है उसके अनुकूल ढलना भी पड़ता है। अगर आप उस अनुकूल नहीं ढले, जैसे मान लीजिए आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का जैसा वातावरण होगा उसके अनुसार आपको ढलना ही रहेगा। कहीं पे देखिए ज़्यादा सर्दी होती है, कहीं पे ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे एक जैसा मौसम रहता है। तो जहाँ पे जो जैसा है वो अपने आप को उस अकॉर्डिंग ढाल ही लेता है, और अगर ना ढाले तो क्या होगा, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह यही चीज़ हो जाती है कि
संघर्ष जीवन में संघर्ष तो करना ही रहता है और भोजन की भी आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए किसी मनुष्य को भोजन नहीं मिल रहा है तो क्या वो चुप पे बैठा रहेगा, किस्मत के सहारे बैठा रहेगा? ऐसा तो नहीं है। वो हाथ पैर अपने चलाएगा कि किस तरह से हमें भोजन की प्राप्ति हो। मान लीजिए उसके पास पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, तो वो जाएगा कहीं ना कहीं जॉब करेगा, कुछ ना कुछ करके वो इंतजाम जरूर करेगा और भोजन की प्राप्ति जरूर करेगा। तो इस तरह से हो जाता है। तो देख लेते हैं। देखिए जीवन क्या है। जंतुओं को पैदा होते ही जल, प्रकाश, भोजन और सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है और अधिक संख्या में जंतु क्या होते हैं, पैदा होते हैं। तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जैसे बड़े जीव जंतुओं ने अपनी रक्षा करना, वातावरण के प्रभाव से बचना आदि संघर्ष करने के बाद ही जीवित रह पाते हैं। यानी कि देखिए क्या होता है कि भूमि पर कितने, जैसे जितने लोग जन्म लेते हैं क्या सभी लोग रहते हैं? नहीं रहते हैं, क्योंकि अगर जितने, जैसे कि मान लीजिए जितने अंडे होते हैं अगर उसमें से इतने बच्चे निकल आए तो पूरी धरती पे वही दिखाई देंगे। मान लीजिए जितनी मछलियां हैं उतनी, अगर सारे अंडे अगर बन जाए, मछलियां बन जाए तो तालाब में सब मछलियां फिर वो क्या करेंगी, वो जमीन पे रेंगने लगेंगी। फिर एक दिन मनुष्य के रहने के लिए जगह नहीं बचेगी, है ना। तो हर चीज क्या है, एक लिमिट में वो चीज है ना। और जब मनुष्य या जीव या जंतु या जो भी हैं और उनको किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वो आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो संघर्ष भी जरूर करते हैं और चीजों को प्राप्त भी करते हैं। चलिए समझने के लिए इतना काफी हो जाता है और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि ये जो प्राकृतिक चयनवाद है वो क्या है। तो आप अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं, प्लस जो आप इसमें देख रहे हैं लिखा हुआ वो भी आप लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच जाए। और फ्रेंड्स देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है। क्योंकि देखिए, जब आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो हमें समझ में आता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो मतलब सही दिशा में कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो गलत दिशा में कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग कमेंट भी किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।